ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका क्लास 10 सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब में चले जाइए, यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आपका फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर पहले पार्ट 1 से पार्ट 9 तक की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 10 देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, आपको होम स्क्रीन पे ये आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट प्लस आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर सब टैब आपको सामने मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे टेस्ट दे लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएंगे। मतलब जो भी सामने आपके टैब है जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन को गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी globalit.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा, और जैसा कि मैंने बताया होम पेज पे ही थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सारे टैब आपके सामने अवेलेबल है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया, नीचे को स्लाइड किया। आप पूछेगा भाई कि किसका पीडीएफ चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। हमें फिटर का चाहिए, फिटर पे हमने क्लिक कर लिया। फिर नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको आएगा भाई फर्स्ट ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए, तो हमें फर्स्ट ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। फिर देखिए नीचे स्लाइड करेंगे तो आप सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे इकट्ठे मिल गए, पार्ट 1 से पार्ट 10 में पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है। किसी पर भी क्लिक कीजिए, ये देखिए क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो है ना आसान, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसानी से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जैसे जब आप होम पेज पे थे, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन था ना आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट पे, तो आपको नीमी मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर भी अब ये पूछेगा भाई किसका टेस्ट देना है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, थ्योरी फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए और यहाँ देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, 5, 6, 7 जो भी देना है 7 देना है, 7 पे क्लिक कर लीजिए भाई। बस ये आ गया आपके सामने गेज क्या है, क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप टेस्ट भी दे पाओगे। ठीक है, चलिए आज होगी हमारी टेस्ट वगैरह की बातें, पीडीएफ की बातें। अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या पहला क्वेश्चन है भाई, मापने के दौरान जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, या कह लीजिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये क्या है भाई आपके सामने जो दिख रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होना चाहिए ना, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे मान लीजिए हमें किसी जॉब का टेपर या कोण को मापना है, तो एक सरफेस सीधी होगी, किसी टेपर होगी, इंक्लाइंड होगी, झुकी होगी, उसी कोण को हम लोग याद करते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, यह हमारा क्या है भाई, यह हमारा जॉब है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा यह रखा हुआ, देखिए जॉब, यह सब जो हमारी लाइनें खींची गई है सब जॉब की लाइनें हैं। यही हमारा क्या है, ठीक है, ग्रुप कटा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये चौड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर इसने स्टॉक कर रख दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहे। तो ये हमारी क्या है, सब जॉब की आकृति है। ठीक है, ये हमारी जॉब की आकृति है, इस चौड़ाई में ऐसे पूरा है नीचे तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, जॉब हो गया। तो जॉब पे हम लोग रख रखे हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टॉक कहते हैं इस पार्ट को। और यह वाला हिस्सा जो है हमारा ना, यह ब्लेड कहलाता है। इसमें देखेंगे तो ये इसका एंगल कम दिख रहा है, इसका ज्यादा दिख रहा है। तो एक 60 डिग्री का एंगल एक में कटा होता है, जो ज्यादा वाला एंगल दिख रहा है, ज्यादा मोटा जो दिख रहा है वो 60 डिग्री वाला, जिसमें कम दिख रहा है या 45 डिग्री वाला होगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, या एडजस्टेबल ब्लेड भी कहीं कहीं बोल देता है, ब्लेड या एडजस्टेबल एडजस्टेबल ब्लेड बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद यह वाला जो हिस्सा है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, डिस्क बोल देते हैं। उसके बाद इस पर जो ये स्केल बनाई गई है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, मेन स्केल। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा देखिए यह और यह वाला जो होता है डायल, जो अंदर वाला हिस्सा है ना, यह जो पूरा अंदर हिस्सा है गोल गोल घूमता है, इसी डायल पे हमारा यह वर्नियर स्केल लगा होता है। यह जो हमारा क्या भाई वर्नियर स्केल है, वो मेन स्केल हो गया, तो ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। और वर्नियर स्केल हमारा डायल के ऊपर स्थित होता है, तो डायल घूमता है तो साथ में वर्नियर स्केल भी घूमता है।
ये जो मैंने पॉइंट बनाया था ये हमारा डायल कहलाता है ना, ये डायल को डिस्क के साथ टाइट करने के लिए यह हमारा लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, और यह एडजस्टेबल ब्लेड इधर उधर स्लाइड करती है, इसमें ग्रूव कटा हुआ, और ब्लेड को इसके साथ रोकने के लिए ये लॉकिंग स्क्रू, मतलब ये लॉकिंग स्क्रू ब्लेड को लॉक करने के लिए, ये लॉकिंग स्क्रू डायल को डिस्क के साथ लॉक करने के लिए होता है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए भाई, ये दोनों हो गए लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू। अब मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन बताने की जरूरत है, अब तक आप लोग देख चुके होंगे। पूछ रहा है कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में है, तो देखिए यह सतह सीधी है, तो सीधी वाली सतह के संपर्क में स्टॉक है हमारा, इंक्लाइन वाली सतह के कांटेक्ट में कौन है, तो हमारा ब्लेड या एडजस्टेबल ब्लेड है। जो हमारा ब्लेड है ये इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में यही हमेशा होता है। सीधी सतह पे हम लोग स्टॉक को रखते हैं, इंक्लाइन सतह पे इस ब्लेड को घुमा करके उस हिसाब से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ब्लेड होता है। इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में कौन होता है भाई, ब्लेड होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए। देखिए विभिन्न गति प्राप्त करने का मतलब है अलग अलग गतियां, ठीक है। जैसे हमारा ये जो फ्लैट पुली होती है ना, ये आपको पुली वगैरह के बारे में आपका सेकंड ईयर में है आपका, लेकिन हालांकि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है ये वाला पुली आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे और जो बाकी ऑप्शन है ना आपको सेकंड ईयर में डिटेल में दिखेगा, मिलने को पढ़ने को मिलेगा। यह जो फ्लैट पुली है ना, तो नॉर्मल हमारी जो आप लोग पुलियां देखते हैं नॉर्मल पुली होती है जिस पर बेल्ट चढ़ा करके चलाया जाता है। तो इसमें जो भी पुली का एक बार आप साइज लगा दोगे तो उससे हमें एक ही गति प्राप्त होगी। कोई भी एक पुली जो आप लगा दिए तो उससे एक ही गति, ऐसा नहीं कि एक पुली लगा करके इस पे आप विभिन्न गतियां प्राप्त कर सकते हो। तो जो नॉर्मल फ्लैट पुली होती है उससे सब हमें एक ही गति मिलती है, जबकि यहाँ पे विभिन्न गति की बात कर रहा है कि अलग अलग गति प्राप्त हो सके। जॉकी पुली में क्या होता था, देखिए जॉकी पुली में एक पुली हमारी जब बड़ी होती है और एक पुली हमारी क्या होती है, एक पुली छोटी होती है। तो जब इस पे से बेल्ट जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाता है जिससे बेल्ट स्लिप होने लगता है। तो बेल्ट हमारा स्लिप ना उसके लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग जोड़ करके जॉकी पुली लगाते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, जॉकी पुली लगा देते हैं। जॉकी पुली क्या करता है, हमारा जॉकी पुली बेल्ट पे यहाँ दबाव डालता है, जैसे बेल्ट का कॉन्टेक्ट एरिया ऐसे दबा देगा तो बेल्ट थोड़ा सा ऐसे होकर के जाएगा, बेल्ट का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। यह हमारी जो जॉकी पुली होती है यही हमारी छोटी वाली जॉकी पुली है जो बेल्ट को दबाती है जिससे कि कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ पे बढ़ जाए और पट्टा स्लिप ना करे, बेल्ट स्लिप ना करे। तो इधर से मान लीजिए अगर हमारा यह चल रहा है इधर को, तो यहाँ पे इधर चलेगा तो ऐसे जब चलेगा तो ये बेल्ट टेंशन में रहेगा, नीचे वाला बेल्ट क्या हो गया, टेंशन में हो गया, खिंचाव में हो गया, और ऊपर वाला जो हमारा बेल्ट होगा भाई ये हमारा इधर से खिंचाव होगा, उधर जाएगा तो लूज हो जाएगा। तो ऊपर वाले को स्लैक साइड बोलते हैं, लूज का मतलब स्लैक साइड। तो यह जो जॉकी पुली होती है हमारा हमेशा ड्राइवर पुली के साइड, छोटी पुली के साइड या के लिए स्लैक साइड में यूज किया जाता है, ठीक है। उसका मेन काम वही है, बस स्लिप होने से बचाना। फिर आती है बारी भाई स्टेप पुली की। तो यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए सब हमारे स्टेप पुली वाले फिगर, तीनों स्टेप दिखाया गया, 3 स्टेप वाले हैं, 1 2 3 स्टेप वाला, और तीनों का स्टेप दिखाया गया कि किस पे चढ़ाएंगे हमें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ड्रिल मशीन में भी हमारा स्टेप पुली लगा होता है, उसी का एग्जांपल यहाँ लिया है कि ड्रिल मशीन में जो मोटर होता है, मोटर से जो हमारा स्पिंडल वाले घुमाना होता है, तो यहाँ से यहाँ हमारा स्टेप पुली लगा होता है। मैं आपको ड्रिल मशीन का मैंने वीडियो बना रखा है, ITI फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाएंगे ना तो ड्रिल मशीन का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बेल्ट गार्ड को ओपन करके दिखाया भी है कि कैसे स्टेप पुली लगी होती है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 स्टेप है, सबसे छोटी पुली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 3 स्टेप है ना, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। इसी को मैंने अलग अलग पे दिखाया कि बेल्ट को सबसे नीचे वाले पे रखने पे क्या होगा, बेल्ट को बीच में चढ़ाने पे क्या होगा, और बेल्ट को सबसे ऊपर रखने पे क्या होगा। तो जब भी हम लोग स्टेप पुली यूज करते हैं ना, तो दोनों को विपरीत डायरेक्शन में, इसमें देखिए सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो इसमें हमने क्या किया, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब दोनों को एक दूसरे के अपोजिट यूज करोगे तभी आपकी स्टेप पुली काम करेगी। दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा दोगे ना तब वो काम नहीं करेगी। जिस स्पीड से आपका इस पे घूमेगा उसी पे इस पे भी, उसी पे, तीनों पे सेम ही स्पीड पे फिर घूमेगा। अगर आपने तीनों जो स्टेप वाली पुलियां हैं दोनों को बिल्कुल सेम तरीके से लगा दिया, सेम तरीके से लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों पे सेम स्पीड मिलेगी। कैसे फर्क पड़ेगा, हमें एक दूसरे के इनके विपरीत, एक अगर मान लीजिए देखिए इसमें पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो इसमें पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब एक दूसरे के विपरीत लगाना पड़ेगा। अब आप देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने इस तरह से लगा दिया, तो अगर हम लोग इधर जो मोटर, यही भाई मेन है, ड्राइवर वाला है, ड्राइवर पुली यही है ना, ये चलाएगी नहीं इसको, ये ड्राइवर है, इधर वाला हमारा ड्रिवेन होगी जो इसके द्वारा चलेगी, ड्रिवेन कहलाएगी। तो यह हमारा मोटर है, सबसे छोटा पुली है, और ये बड़े वाले पे, इधर बड़े वाले पे चढ़ा हुआ है, इधर छोटे वाले पे, तो मोटर ही मेन घुमाता है। अगर मोटर हमारा छोटा पुली है तो मान लीजिए 4 चक्कर घूमेगा तब जाकर के इस बड़ी वाले को 1 चक्कर घुमा पाएगा ना, क्योंकि बड़ी पुली है, पता चला 1 चक्कर घूम गया या थोड़ा सा ही घूमी, ये 1/4 चक्कर ही घूम पाई, क्योंकि ये बड़ी पुली है और ये छोटी पुली है, तो छोटी पुली जल्दी चक्कर लगा लेगी।
तो अगर पता चला ये 4 चक्कर लगाया तब जाकर के बड़ी पुली एक चक्कर घूम पाई। तो इसने क्या किया, इस पुली पर हमें क्या स्पीड कम मिलेगी। मोटर की जो स्पीड थी वो 4 चक्कर थी, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही चक्कर प्राप्त हुआ। इसका मतलब जब हम इस वाले पे चढ़ा देते हैं, मोटर के साइड छोटा और इधर हमारा बड़ा पुली, तब हमें स्पीड क्या मिलती है, स्लो स्पीड मिलती है, कम स्पीड मिलती है, स्लो स्पीड। ठीक है, अब बारी आएगी बीच में चढ़ा देंगे। अब देखिए बीच में क्या, बीच में दोनों का साइज सेम हो जा रहा है, इधर बड़ा, क्योंकि भले ही बड़ा छोटा छोटा फिर बड़ा छोटा छोटा, बीच वाला दोनों का साइज क्या, बीच में दोनों का पुली का साइज सेम है। तो बीच वाले में क्या होगा भाई, तो देखिए यहाँ पे हमने बीच वाले में, अब देखिए पहले नीचे वाले पे दिखाया था, अब इस वाले फिगर में बीच वाले में दिखा रहे हैं कि अगर बीच में चढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो दोनों पुली की साइज सेम हो गई। अब अगर हमारा मोटर एक चक्कर घूमेगा तो यह वाला भी हमारा क्या होगा, एक ही चक्कर घूमेगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम हो गया। मतलब जो गति हमें मोटर पे प्राप्त होगी अब वही गति सेम यहाँ प्राप्त होगी। कोई और यहाँ पे क्या था, मोटर पे जो गति प्राप्त हो रही थी इस पर कम हो जा रहा था उससे गति, और यहाँ पे क्या होगा, जो मोटर पे मिलेगा सेम वही यहाँ पे मिलेगा। मतलब हमें नॉर्मल स्पीड मिलेगी, बराबर स्पीड मिलेगी, सेम स्पीड मिलेगी। तो आप कह सकते हो इस सिचुएशन में हमें कैसे स्पीड मिलेगी भाई, नॉर्मल स्पीड मिलेगा हमें। कैसा स्पीड, नॉर्मल स्पीड। अब लास्ट वाला स्टेप क्या दिखाया है कि अब हम लोग बेल को सबसे ऊपर चढ़ा दे। तो सबसे ऊपर चढ़ाने का मतलब है सबसे बड़ी पुली पे, मोटर के सबसे बड़ी पे चढ़ा दिया और स्पिंडल वाले में सबसे छोटी पुली पे चढ़ा दिया। अब देखिए क्या होगा, अब मोटर अगर आपका एक चक्कर घूमेगा उतने में आपकी छोटी, क्योंकि ये छोटी वाली पुली है, ये पुली बड़ी है, ये एक चक्कर लगाएगा उतने में पता चला छोटी वाली 3-4 चक्कर लगा जाएगी। अब क्या हुआ इसका मतलब कि मोटर की जो स्पीड से उससे ज्यादा स्पीड हमें स्पिंडल पे मिल रहा है, मतलब स्पीड हाई हो जाएगी। जब हमारा ये बड़ी पुली पे हो या छोटी पुली पे हो तो उसके इसमें हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हाई स्पीड मिलेगी, हाई स्पीड। तो इस तरह हमने देखा कि स्टेप पुली में 3 स्टेप था तो 3 तरह की गतियां प्राप्त हुई, 4 स्टेप होगा तो 4 तरह की अलग अलग गतियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा था कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, क्या है, स्टेप पुली है, उसकी मदद से हमें विभिन्न गतियां, अलग अलग गतियां प्राप्त होती है। बेल्ट को हम लोग इस पे खिसका करके अलग अलग गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट एंड लूज पुली क्या होता है भाई, तो यह पहले के समय में यूज किया जाता था, अब यह यूज नहीं किया जाता। पहले क्या होता था ना, और जब भी हमें कोई मशीनें, मान लीजिए 3-4 मशीनें चलाना है ना, तो पहले क्या होता, पट्टों का पूरा जंजाल बिछ जाता था। क्या करते थे, हमारे पास एक डीजल इंजन मान लीजिए हो गया, या एक मोटर हो गया, एक मोटर या डीजल इंजन हो गया, या मोटर कह लीजिए एक मोटर हो गया। मोटर से हम लोग क्या करते थे, एक बड़ी सी शाफ्ट होती थी, इस पर पुली लगी होती थी, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया जाता था, इस मोटर से बेल्ट चढ़ा दिया हमने, अब ये पावर इस पे मतलब मोटर से एक बड़ी सी शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करते थे, ये मेन शाफ्ट कहलाती थी। अब मेन शाफ्ट से हम लोग क्या करते थे, जितने हमें मान लीजिए 3-4 मशीनें, आपको थ्रेसर चलाना है तो एक पुली यहाँ लगाइए और यहाँ पे थ्रेसर लगा लीजिए, और एक इस पे पुली आपका लगा रहेगा तो इससे यह चलेगा। ठीक है, आपको आटा चक्की चलाना है तो आटा चक्की आप अपना यहाँ बैठा लीजिए और एक पुली यहाँ लगा करके अब इस पर आप आटा चक्की चला लीजिए। तेल निकालने वाली मशीन चलानी है, यहाँ पे पुली लगाइए, एक अपना तेल निकालने वाली मशीन यहाँ लगाइए, इस पे जो है बेल्ट चढ़ा के इसको चलाइए। तो मतलब हम लोग मोटर से पावर मेन शाफ्ट को देते थे और मेन शाफ्ट से कई सारी मशीनें चलाई जाती थी। तो इस केस में क्या होता था कि अगर मान लीजिए 3-4 मशीनें हम चला रहे हैं, एक मशीन यहाँ भी चला रहे हैं, अगर 3-4 मशीनें हम चला रहे हैं और पता चला हमें किसी एक मशीन को बंद करना है, तो आप पता चला आपको मोटर का मेन स्विच जो है, मोटर का जो मेन स्विच है आप इसको बंद कर दोगे तो सारी मशीनें बंद हो जाएंगी ना, लेकिन मुझे किसी एक मशीन को बंद करना है, तो अब कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे। फास्ट एंड लूज पुली में क्या होता था ना, 2 पुलियां होती थी पेयर में, 1-2 इस तरह से। ऐसे इधर भी इसके साथ मतलब 2 पुलियां रहेंगी, 1-2। ठीक है, मतलब हम इस मेन शाफ्ट पे एक फास्ट एंड लूज पुली लगाएंगे, एक इस मशीन पे भी फास्ट एंड लूज पुली लगा देंगे। अब इसमें क्या होता था, एक जो इधर वाली पुली होती थी ना, ये शाफ्ट के साथ की द्वारा कनेक्ट होती थी, मतलब ये शाफ्ट के साथ घूमती थी, इसको फास्ट पुली कहते थे। और इधर वाली जो पुली होती थी ये शाफ्ट के साथ घूमती नहीं थी, ये उस पर फ्रीली रोटेट करती थी, शाफ्ट से इसका कोई मतलब नहीं था, शाफ्ट के ऊपर फ्रीली रोटेट करती थी। ठीक है, तो इसको लूज पुली बोलते थे या फास्ट पुली। आप सेकेंड ईयर में इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, मैं हल्का यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या होता है, जब हमें मशीन चलाना होता था तो हम लोग बेल्ट को फास्ट पुली पे चढ़ाए होते थे, मशीन हमारी चल रही होती है। जब हमें मान लीजिए किसी एक मशीन को बंद करना है, एक लीवर लेते थे, एक मेटल का डंडा टाइप का एक लीवर लेते थे, लीवर से यहाँ पे बेल्ट पे प्रेशर लगाते थे, तनाव की वजह से बेल्ट फिसल करके क्या होता था, लूज पुली पे आ जाता था। लूज पुली हमारा शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं है तो मशीन हमारी बंद हो जाती थी, अब मशीन स्थिर होती थी। मशीन चलाना फिर यहाँ पे हमने लीवर लगाया और इसको फिर यहाँ पे क्या किया, फास्ट पुली पे भेज दिया, फिर हमारी मशीन चलने लगती थी। तो इस तरह से पर्टिकुलर मशीन को बंद
करने के लिए फास्ट एंड लूज पुली का यूज किया जाता था, पहले के जमाने में होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम था। देखिए मशीन दिखा रखा है, इसका जो ग्राइंडिंग मशीन है, सबके पार्ट्स का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह जो है हमारा ना, यही हमारा क्या ग्राइंडिंग व्हील है, मीन यही है ना, ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास भाई। ठीक है, और यह क्या है, तो ग्राइंडिंग व्हील से हमारा सुरक्षा कर रहा है, इसको ढक रखा है, तो व्हील गार्ड हो जाएगा, व्हील गार्ड। ठीक है, उसके बाद यह देख रहे हैं, यह शीशे जैसा लगा हुआ है, जिसके जब हम लोग कोई जॉब को रगड़े, इस पे उसकी घिसाई करे, तो उसके चिप्स वगैरह हमारे आंखों में ना पड़े, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लग गया है क्या, शील्ड टाइप का लगा हुआ, शीशे का लगा हुआ, तो इसको आई शील्ड बोलते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए, आई शील्ड। ठीक है, अब यह जो हिस्सा यहाँ लगा हुआ, इसी पे जॉब या टूल को रख करके हम लोग क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। जॉब को या टूल को इसी के ऊपर रख करके घिसा जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम लोग बोल देते हैं टूल रेस्ट। क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे एक्स के रूप में पूछ रखा है, टूल रेस्ट, टूल रेस्ट, या फिर कहीं कहीं पे वर्क रेस्ट भी बोल देता है, क्योंकि जॉब को भी इसी पे रखते हैं या टूल को भी इसी पे रखते हैं, तो टूल रेस्ट या वर्क रेस्ट बोल देता है। इसी को पूछा भी था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, टूल रेस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है। ठीक है, इस फाइल का नाम हमसे पूछ रखा है, यह देख रहे हैं लाइनें, इसके जो दांते कटे एक दूसरे से जुड़े नहीं, अलग अलग पंच के द्वारा उभार करके बने हुए, सब तीक्ष्ण धार वाले, शार्प एज वाले अलग अलग पंच के द्वारा उभार के बने हुए हैं, तो उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रास्ट कट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, रास्ट कट फाइल कहते हैं। यह हमारा लकड़ी की फाइलिंग करना हो, चमड़े की फाइलिंग करना हो, मैंने बताया था कि जो पंचर वाली दुकान होती है, वहां पे ट्यूब के पंचर लगाने के लिए इसी से उस ट्यूब को घिसते थे, चमड़े को। ठीक है, रबड़ की लकड़ी, चमड़ा, रबड़ करके हमें क्या करना हो, फाइलिंग करना हो, या फिर कह लीजिए घोड़े का खुर, खुर जानते हैं ना, जानवरों के पैर के नीचे जो होता है खुर, तो घोड़े के खुर को भी घिसने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, रास्ट कट फाइल। हैंड फाइल क्या होगी, तो देखिए भाई ये हमारी हैंड फाइल है, इन सब के बारे में हम लोग कई बार डिटेल में पढ़ चुके हैं भाई कि हैंड फाइल में क्या होता है, यह पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान होती है, मतलब कोई भी टेपर नहीं होता है। दूसरा चीज है कि इसकी एक एज पे दांते कटे होते हैं, जो इसका एक एज होगा, एक एज पर क्या होता है, दाता कटा होता है, एक एज पर दाता कटा होता है, और एक एज जो होता है ना इसका बिना दांतों के होता है। एक एज जो होगा, जैसे देखिए इस पे कोई दांत नहीं कटा है, एक एज पे दांते, एक एज बिना दांतों के होता है। जो एज हमारा बिना दांतों के होता है ना, इसको हम लोग सेफ एज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफ एज कहते हैं। यही हमारी क्या होती है भाई, हैंड फाइल होती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसी सिंगल कट फाइल की, तो यह जो है हमारा सिंगल कट फाइल है, इसका जो एंगल जो खींचा जाता है 60 डिग्री पे, सभी दांते 60 डिग्री के एंगल पे खींचे जाते हैं। यह भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। डबल कट फाइल से कम जो है मेटल काटती है, इसलिए फिनिशिंग भी अच्छी देती है। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमारी सिंगल कट फाइल, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, सॉफ्ट मटेरियल की घिसाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है कर्व कट फाइल, या इसको हम लोग विक्सन फाइल के नाम से जानते हैं, सर्कुलर कट फाइल के नाम से जानते हैं। एक दो नाम और है इसका, क्या है, विक्सन फाइल भी कहते हैं, या सर्कुलर कट फाइल भी कहते हैं। सर्कुलर कट फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे देखे दांते जो बने होते हैं, या वृत्ताकार आकृति में, थोड़ा चाप टाइप का ना, इसके जो दांते बने हुए इस टाइप, देखिए ऐसे वृत्ताकार, लेकिन सब एक दूसरे के सब क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। इसके द्वारा हमारी थोड़ी गहरी कर्तन क्रिया होती है। यह भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी घिसाई के लिए इसका यूज किया जाता है। कर्व कट, सर्कुलर कट या विक्सन फाइल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है हमारा, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, वाइस हैंडल को हम लोग क्या करें भाई, ज्यादा टाइट कर दे तो क्या दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पर वाइस है हमारा, वाइस के पार्ट के नाम आप लोग जानते ही होंगे। इधर वाला हमारा हिस्सा मूव करता है तो मूवेबल जा होता है, मूवेबल जा, और इधर वाला हिस्सा फिक्स रहता है तो इसको हम लोग फिक्स जा कहते हैं, फिक्स जा। वाइस का साइज जाके चौड़ाई से लिया जाता है, जो जबड़े की चौड़ाई है, चीज हम लोग वाइस का साइज लेते हैं। यह हमारा हैंडल होता है भाई, यह क्या है हमारे पास, हैंडल है, और यह क्या है हमारे पास, यह हमारा स्पिंडल है, हैंडल और स्पिंडल। ठीक है, हैंडल हो गया, स्पिंडल हो गया, और मूवेबल जा, फिक्स जा वगैरह हो गया।
तो यह हमारा वाइस हो गया। अब वाइस में कह रहा है कि अगर हैंडल को ज्यादा टाइट करे, हैंडल को ज्यादा टाइट करने का मतलब है हैंडल किस में लगा है, स्पिंडल में लगा है। स्पिंडल कहाँ रोटेट करना है, तो मैंने बताया है कि स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी होती है, और यहाँ वाइस के अंदर हमारा क्या होता है, एक नट होता है जिसके अंदर थ्रेड कटा होता है, ठीक है, नट, जिसको बॉक्स नट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्स नट कहते हैं, जिसके अंदर थ्रेड कटा होता है। तो जब हम लोग अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा हैंडल को टाइट करेंगे, तो ये स्पिंडल क्या होगा, इस नट में वही टाइट होगा, ज्यादा चलेगा, ज्यादा टाइट करेगा तो हमारा बॉक्स नट टूट सकता है। क्या हो सकता है, ज्यादा प्रेशर लगा होता नहीं है, यहीं पे जब बोल्ट को ज्यादा टाइट करते तो नट क्रैक कर जाता है, फट जाता है, या थ्रेड ही मिस हो जाती है। तो वही होगा, ज्यादा टाइट करने पे या तो बॉक्स नट टूट जाएगा, उसका थ्रेड खराब हो जाएगा, या तो जो हमारी स्पिंडल है यह डैमेज हो जाएगी। भाई स्पिंडल या तो नट जो जिसमें घूम रहा है वह खराब हो जाएगा, स्पिंडल जो उसके अंदर जबरदस्ती प्रेशर डाल रहा है वह खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे वही सही हो जाएगा, ए, कि स्पिंडल की क्षति, स्पिंडल हमारा खराब हो जाएगा। बाकी देखिए फिक्स जाओ मूवेबल जाओ क्या है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करने के लिए कौन सा हमारा कैलिपर यूज किया जाता है। देखिए इनसाइड कैलिपर, तो यह आपको जो दिख रहा है, देखिए दोनों पैर बाहर, नाम है इनसाइड, पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। काम क्या है, आंतरिक माप, कहीं स्लॉट की माप लेना है, कहीं होल की माप लेना है, तो देखिए यहाँ स्लॉट कटा हुआ तो उसके अंदर की माप, आंतरिक माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर यूज किया जाता है। ऑड लेग कैलिपर भाई, तो ऑड लेग कैलिपर को हम लोग जो है दो तीन नामों से और जानते हैं ना, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जेनी कैलिपर भी इसी का नाम है, जेनी कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी इसी को कहते हैं। इसको भाई, तो यह जो हमारा है जेनी कैलिपर, ठीक है। इसका काम होता है, देखिए किसी भी कोई जॉब है ना, कोई हमारी इस तरह से जॉब है, इसके किनारे के अगर समांतर लाइनें खींचनी, तो जो मुड़ी वाली इसकी पैर है ना, इसको यहाँ रखेंगे मुड़ी हुए को, और नोक को इधर, इसके किनारे के सहारे हम लोग पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं। जॉब के किनारे के सहारे कई सारी पैरेलल लाइनें खींची जा सकती है, या राउंड जॉब का केंद्र निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई राउंड जॉब है, तो यह मुड़ा हुआ हिस्सा जो इसकी मुड़ी हुई लेग है, इसको बाहर रखते हैं, और जो इसका पॉइंट वाला हिस्सा, इससे इधर से लाइन लगा देंगे, फिर इधर रख करके एक बार इधर से लाइन लगा देंगे, यहाँ रख करके यहाँ लाइन लगा देंगे, यहाँ रख करके यहाँ लाइन लगा देंगे, फिर इनको आपस में मिला लेंगे, जहाँ काटेगा या क्या हुआ सेंटर निकल जाएगा। तो राउंड बार का गोल छड़ का सेंटर भी निकाला जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं आपको, यही हमारा एक इसका पॉइंट होता है, एक इसका लेग मुड़ा हुआ होता है, ऑड लेग, इसीलिए दोनों लेग अलग अलग टाइप, इसलिए ऑड लेग भी बोलते हैं, या जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह जो इसका मुड़ता पॉइंट ना, कई बार पूछता कि लिए कितने डिग्री पे मोड़ा गया होता है, तो 45 डिग्री पे मोड़ा गया होता है, और किस रेडियस में मोड़ा गया होता है, 6 से 12 mm के रेडियस में मोड़ा गया होता है। चलिए उसके बाद बारी आएगा आउटसाइड कैलिपर का। देखिए यह दोनों फिगर हमारे आउटसाइड कैलिपर के। आउटसाइड कैलिपर देखिए, इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप ले रहा था, आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेता है। किसी छड़ का, किसी जॉब का बाहरी माप, बाहरी डाया लेने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर यूज करते हैं। तो यही हमारा फिगर क्या है, ये दोनों फिगर जो है हमारे आउटसाइड कैलिपर के, यह वाले भी, यह वाले भी, ठीक है। अब स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या है, तो देखिए हमारे पास जो आउटसाइड कैलिपर हो चाहे इनसाइड कैलिपर हो, दो टाइप के होते हैं, एक फर्म जॉइंट, एक स्प्रिंग जॉइंट। हालांकि ये मैं क्वेश्चंस में पहले भी बता चुका हूं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कौन से पार्ट वाले में यह क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने आपको बताया था, कौन से पार्ट में आपने यह वीडियो देखा था, बताइएगा कमेंट करके। देखिए ये फर्म जॉइंट है, ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट है। फर्म जॉइंट में क्या होता है कि एक रिविट के द्वारा, पीवट के द्वारा इन्हें जोड़ दिया। देखिए दोनों लेग को हमने रिविट के द्वारा आपस में जोड़ दिया, तो फर्म जॉइंट कहलाता है। और इस तरह से गोल कमानीदार स्प्रिंग लगा करके फिर हम लोग यहाँ पे पीवट वगैरह लगा के जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये स्प्रिंग जॉइंट कहलाता है। देखिए स्प्रिंग लगा हुआ तो स्प्रिंग जॉइंट, नॉर्मल बस रिविट या पीवट के द्वारा जोड़ दिया गया है तो हमारा फर्म जॉइंट हो गया। डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि फर्म जॉइंट वाले में क्या है, इसको टाइट या लूज करने के लिए, खोलने या बंद करने के लिए, सॉरी खोलने या बंद करने के लिए हम लोग हाथों के बल के प्रभाव से, हाथ से खींचेंगे खुल जाएगा, हाथ से दबाएंगे बंद हो जाएगा ना। हाथ के द्वारा इसको टाइट या मतलब खोलेंगे या बंद करेंगे, आई बात समझ में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कोई आप एक बार साइज भरते हो, या स्केल पे कोई साइज आपको भरती है, बहुत जरा सा खोलना है, आधा mm, 1 mm से भी कम, आधा mm जरा सा खिसकाना, आप थोड़ा सा खोलोगे लेकिन हल्का सा भी बल ज्यादा लगेगा, ज्यादा खुल जाएगा, या हल्का सा बंद करना चाहोगे तो ज्यादा बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाई कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं हमें हाथ के द्वारा ही खोलना या बंद करना है। या कोई माप एक बार आप भर लिए तो हाथ से किसी गलती से दब गया तो वो कम ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार आप माप भर करके भी उसे बार बार यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या फायदा है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्प्रिंग हो गई, या इसका पीवट हो गया, ठीक है, पीवट हो गया, या फिर कहीं कहीं पे इसको फलक्रम भी बोलता है, यह वाला जो हिस्सा है
फलक्रम भी बोलता है, पिवट बोलता है, रिविट बोल सकते हैं। तो ये फलक्रम हो गया हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट, या दिख ही रहा है आपको, ये हमारा एडजस्टिंग नट है, इसको बॉल बोल देता है, बॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाशर होता है, वाशर। तो यहाँ पे हमें इसको कम या ज्यादा करने के लिए, जैसे आप हाथ से दबाओगे, दबेगा, फिर छोड़ेंगे, फिर वापस इतना ही खुल जाएगा जब तक आप नट को नहीं घुमाते। इस एडजस्टिंग नट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, इसी की मदद से खोल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर नट घुमाओगे तो बहुत जरा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा नट पीछे करेंगे तो बहुत थोड़ा सा खुलेगा। मतलब अगर हमें फाइन एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है, तो इस नट की मदद से आसानी से हो सकता है। दूसरी चीज, अब नट को जब तक घूमेगा नहीं तब तक इसका साइज कम, आप भले ही हाथ से दबाओगे ना, जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग के प्रभाव में फिर वो दोबारा उतना ही खुल जाएगा जितना पहले खुला हुआ था। मतलब इसमें साइज को एक बार भर करके हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमारा क्या, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का। और ऑप्शन में पूछा भी था कि फाइन एडजस्टमेंट किसमें हो सकता है, तो इस नट के द्वारा, एडजस्टिंग नट के द्वारा हम लोग फाइन एडजस्टमेंट स्प्रिंग ज्वाइंट वाले कैलिपर में कर सकते हैं, चाहे वह स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर हो, चाहे स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर हो, कोई सा भी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ना, लेस मशीन पे होता है ना, कई बार हमारा इस तरह से होता है, हमारा कोई राउंड जॉब है, वो है कितने mm का, 40 mm का, और इसको जो है कटाई करके इसको 35 mm का बनाना है। कितने का बनाना है, इसको टर्निंग करके इसको 35 mm को बनाना है। तो अगर इस वाले में मान लीजिए हम 40 mm स्केल पे जॉब भर लिए, और सॉरी 35 mm को बनाना, तो 35 mm भर लेते हैं हम लोग। टर्निंग करके फिर बार बार इस पे लगा के चेक करते हैं कि 35 mm बना कि नहीं, बार बार नापेंगे नहीं इसको। एक बार क्या करें, जो हमारा आउटसाइड कैलिपर है ना, इसमें वो साइज भर लेते हैं जिस साइज का इसको बनाना है, तो बार बार टर्निंग करके उसको चढ़ाते रहते हैं। जब वो एग्जैक्ट चढ़ जाता है तो फिर हम समझ जाते हैं कि वो साइज का बन चुका है। तो अगर आपका यह वाला फर्म ज्वाइंट वाला होगा, आप इसमें 35 भर लिए, कितना भर लिए, 35 भर लिए, और ये 40 वाले को आप घिसे, पता चला 40 से 38 से आप चेक करने के लिए गए, हल्का सा भी बल लगेगा तो इसका साइज खुल जाएगा और फिर माप बदल जाएगी। तो फिर हम बार बार इसे माप नहीं ले पाते हैं। जबकि स्प्रिंग जॉइंट वाले में क्या फायदा कि एक बार माप भर लिए, अभी स्क्रीन के प्रभाव में ना आप माप मापेंगे तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं, कई बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया काटने के लिए, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया काटने के लिए, यहाँ पे क्या हुआ भाई, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसके अंदर छिप गया था ना, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, हालांकि मैं सारे मशीन के बारे में आपको ये पीछे भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ज्यादा अच्छे से समझना है पीछे वाले वीडियोस देखिएगा, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। मैंने बताया था पावर सा को, मैंने बताया था इसको रेसिप्रोकेटिंग सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेसिप्रोकेटिंग सा, क्योंकि यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, आगे पीछे की गति करता है। यही फिगर आपका है रेसिप्रोकेटिंग सा का या पावर सा का। देख रहे हैं ना, यह मोटर लगा होता है, यहाँ पे फ्रेम है, या आगे पीछे यहाँ पे वाइस की मदद से जॉब को आगे बांध रखे होते हैं। मोटर चलती है पावर के द्वारा और आगे पीछे गति करता है और कटाई करता है। तो यह देखिए नॉर्मल है, तो एक स्ट्रोक में ये कटाई करेगा। मान लीजिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड लगा हुआ, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब आगे जाएगा तो कटाई करेगा, वापस आएगा तो कटाई नहीं करेगा। मतलब यह एक स्ट्रोक में कटाई करता है और एक स्ट्रोक इसका बेकार चला जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या कटाई किया, वापस आया तो कटाई नहीं किया, फिर आगे गया कटाई किया, फिर वापस आया नहीं कटाई। तो क्या होता है हमारा कि एक स्ट्रोक में कटाई करता है, एक में नहीं करता, इसलिए इसमें हमारा समय ज्यादा खर्च लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि एक स्ट्रोक में कटाई करता है, एक में नहीं करता है। तो अगर कई बार पूछता है कि कौन सा हमारा एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है, तो वह यही है, पावर सा या रेसिप्रोकेटिंग सा। ठीक है, कंटूर सा को हम लोग प्रोफाइल सा के नाम से भी जानते हैं, प्रोफाइल सा के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई, कंटूर सा को। ठीक है, तो यह आप जो फिगर देख रहे हैं ना, यह हमारा क्या, कंटूर सा या प्रोफाइल सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो ब्लेड देख रहे हैं, ब्लेड काफी पतली होती है, यहाँ पे गाइड भी लगा होता है। जो गाइड होता है ना, यह ब्लेड को गाइड करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है, और इधर उधर भटकने से, इधर उधर क्या होता है, भागने से भी रोकता है, जिससे यह बिल्कुल सीधा चलती रहे। ठीक है, इससे पहले आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल बैंड सा है या फ्लेक्सिबल बैंड सा भी कहते हैं, तब ज्यादा सही समझ में आ जाएगा। फ्लेक्सिबल ब्लेड सा भी बोला जाता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैंड था या फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर था बोल देते हैं हम लोग इसको। इसमें देख रहे हैं इसमें दो पुलियां होती है, एक पुली इधर एक पुली इधर, दो पुलियां लगी होती हैं। दोनों पुली पर हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट को चढ़ा करके घुमाते हैं। बेल्ट को चढ़ा के घुमाने का मतलब है कि आपकी ब्लेड होती है, ब्लेड लचीली होती है, इसको बेल्ट के रूप में दोनों पुलियों पे चढ़ा देते हैं। किसके रूप में, बेल्ट के रूप में इन दोनों पुलियों पे। और इंडलेस हमारी क्या होगी, इंडलेस हमारी ब्लेड होगी, ब्लेड को चढ़ा देंगे। ब्लेड में क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे दाता कटा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ दाता कटा होगा। तो ये लगातार हमारा चलेगा और लगातार कटाई करेगा, इसमें कोई स्ट्रोक सिस्टम नहीं, क्योंकि अब पुली लगातार घूमेगी, या ब्लेड भी लगातार एक दिशा में घूमता रहेगा और लगातार कटाई करेगा। तो ये फायदा है, कंटिन्यू कटाई करता है। इसकी ब्लेड थोड़ी ना चौड़ी और मोटी होती है, नॉर्मल की अपेक्षा, जो नॉर्मल हमारे एक्स्ट्रा ब्लेड होता है उसकी अपेक्षा यह ब्लेड चौड़ी भी होती है, उससे अधिक मोटी भी होती है, और लंबाई आप देख रहे हैं लंबी ब्लेड भी होगी, ठीक है। तो ये लगातार कटाई करता है। इसमें भी हमारा क्या लगा होता है ना, तो इसमें भी हमारा देखेंगे तो रोलर ब्रैकेट लगा होता है। यहाँ पे एक रोलर गाइड ब्रैकेट है, एक ये भी रोलर गाइड ब्रैकेट है। रोलर गाइड ब्रैकेट, इनका काम होता है इस ब्लेड को गाइड करना, इनको इधर उधर भागने से रोकना और रिजिड मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ओरिजेंटल बैंड था, या इस तरह से ओरिजेंटल में चल भी रहा है भाई, ओरिजेंटल में चल रहा है ना क्षैतिज, तो ओरिजेंटल बैंड था बोल दिया हमने। इसी से रिलेटेड है हमारा प्रोफाइल था, प्रोफाइल था में भी उसी टाइप से ब्लेड चढ़ाई गई थी, बस वहां पे ओरिजेंटल में था, यहाँ पे देखिए वर्टिकल में ब्लेड चलती है। कैसे, वर्टिकल स्थिति में ब्लेड चलती है। फर्क ये है कि इसकी जो ब्लेड होती है, ओरिजेंटल बैंड था कि ब्लेड की अपेक्षा कम पतली और कम उसकी अपेक्षा पतली और चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई की अपेक्षा जो हमारे पास प्रोफाइल सा है, कंटूर सा है, उसकी जो कंटूर सा है उसकी जो ब्लेड होती है ना, वह इसकी अपेक्षा कम चौड़ी होती है, अधिक चौड़ा है, वह कम चौड़ी होती है और इससे कम पतली होती है। गलत बोल गया क्या मैं, फिर से समझिए मैं क्या बोला कि इसमें जो ब्लेड लगा होगा, ऐसे शब्दों में समझिए, ठीक है, इसमें जो ब्लेड लगा होगा उससे पतली होगी ना, मोटाई में उससे कम होगा, और चौड़ाई भी इस ब्लेड की, इसकी ब्लेड की उससे कम होगा। उसी तरह यह भी फ्लेक्सिबल होगा, यह वर्टिकल में चलता है, ठीक है। तो चूंकि यह पतली ब्लेड है, फ्लेक्सिबल भी है, तो इसके द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी प्रोफाइल की कटिंग कर सकते हैं। कोई मान लीजिए इस तरह से प्रोफाइल हमें कटाई करनी है जॉब में, तो आसानी से ब्लेड को इस स्थिति में चलाया जा सकता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जॉब में होल कर देते हैं, मान लीजिए हमें कहीं पे है तो जॉब में ड्रिल होल करके इसकी मदद से इसमें से ब्लेड चला करके भी कटिंग कर पाते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल था, कंटूर सा में होता है। यहाँ बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किया था, देखिए जो सर्कुलर सा है ना, यह वाला, इसमें देखेंगे तो इसमें कोई ब्लेड नहीं, बाकी सब में ब्लेड यूज किया जा रहा था। यह भी लगातार कटाई करता है, यह भी लगातार कटाई करता है, यह भी लगातार कटाई करता है। सिर्फ यही था जो एक स्ट्रोक में कटाई कर रहा था, एक स्ट्रोक छोड़ दे रहा था, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पावर था है, यह बाकी तीनों में हमारा क्या था, ब्लेड था, लेकिन सर्कुलर और इसमें इंडलेस बेल्ट, इस वाले में और इस वाले में दोनों में इंडलेस बेल्ट थी, पूरा एक साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें ब्लेड नॉर्मल है, इसमें किनारा है, और इसमें क्या है, इसमें ब्लेड ही नहीं है। ब्लेड की जगह पे वृत्ताकार प्लेट यूज की जाती है, वृत्ताकार पतली प्लेट यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील की बनी हुई, किसकी, हाई स्पीड स्टील की बनी हुई वृत्ताकार प्लेट यूज की जाती है, जिसके परिधि पर दांते कटे होते हैं और वह कटाई करता है। इसी का यूज बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया काटने में करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। देखिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाने का रीजन है कि यह देखिए हमारी मार्किंग टेबल है ना, 4 पैर है, मार्किंग टेबल है। मार्किंग टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, जॉब वगैरह को रख कर मार्किंग करने का काम, जॉब को रख करके मार्किंग करने का काम करते हैं। मतलब जॉब को या डेटम सतह प्रदान करता है, एक सरफेस प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है ना, कास्ट आयरन में खास करके हम लोग ग्रे कास्ट आयरन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इन सबों में क्या होता है, ग्रेफाइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसकी, ग्रेफाइट की। यह ग्रेफाइट क्या होता है, तो ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना, यह कास्ट आयरन में पाया जाता है। और जब हम लोग किसी सरफेस, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है ना, तो दोनों सरफेस के बीच में ग्रेफाइट के कण आ जाते हैं और एक अपनी पतली लेयर बना लेते हैं, जिससे दोनों में फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होने का मतलब है कि ये जो ग्रेफाइट है हमारा, यह लुब्रिकेशन का काम कर देता है। किसका, लुब्रिकेशन का। इसलिए हम लोग कास्ट आयरन को सेल्फ लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। तो मार्किंग टेबल को हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे सेल्फ, क्योंकि इससे हम लोग जॉब रखना होता है, इधर उधर खिसकाना होता है, तो दोनों के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। क्योंकि कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है, हमें अलग से ऑयलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। और सेल्फ लुब्रिकेटिंग का काम कौन करता है, तो कास्ट आयरन में जो ग्रेफाइट मौजूद होते हैं वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है इस गेज का नाम क्या है। यह गेज है, आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या है। देखिए इसमें इस वाले इसी को हम लोग ना स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं।
ठीक है, दोनों में देखिए स्टॉक में भी स्लॉट कटा हुआ है, ब्लेड में भी स्लॉट कटा हुआ है, इसलिए कटा होता है खांचा जिससे इसमें आगे पीछे स्लाइड कर सके, साइज को ब्लेड के घटाया बढ़ाया जा सके। तो यह जो होता है हमारा, इसको हम लोग बीवेल गेज कहते हैं या बीवेल स्क्वायर कहते हैं, कहीं कहीं पे बीवेल स्क्वायर भी बोला जाता है, बीवेल स्क्वायर। ठीक है, एंगल गेज क्या होता है? तो देखिए एंगल गेज भाई हमारा नॉर्मल इस तरह से ना कई सारे त्रिभुजाकार ऐसे पत्तियों के रूप में अलग अलग एंगल में काटा गया होता है, अलग अलग एंगल में काट करके बनाया जाता है, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अलग अलग एंगल में काट करके पत्तियां बनाई गई होती है, उसी को एंगल गेज कहते हैं। इसका काम होता है किसी ग्रुप में तल वगैरह के टेपर को चेक करना। सरफेस गेज, तो यह जो है हमारा सरफेस गेज है भाई, सरफेस गेज को आप लोग जानते हैं मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, मार्किंग करने के लिए क्योंकि यह यूज किया जाता है, और हम लोग इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा है, इसके नीचे वाला हिस्से को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, बेस कह देते हैं, बेस कह देते हैं। इसको हम लोग स्पिंडल कह देते हैं, स्पिंडल कह देते हैं। यह हमारा स्नग कहलाता है, स्नग कहलाता है। यह हमारा नट कहलाता है, और यह हमारा क्या भाई, स्क्राइबर है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि स्क्राइबर को किसकी मदद से पकड़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, स्क्राइबर को किसकी मदद से पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट मैंने बता दिए किसके, सरफेस गेज के। तो यहाँ पे उस गेज के नाम पूछा तो आपको पता चल गया, इसके मैंने सारे पार्ट के नाम भी बता दिए। मार्किंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। यूनिवर्सल बेवल गेज, तो यह है हमारे यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, यह जो होता है हमारा, इसमें देखेंगे ना, तो यह हमारा स्टॉक होता है, यह हमारा मेन स्टॉक हो गया। स्टॉक के साथ जो पहली ब्लेड जुड़ी होती है इसको हम मेन ब्लेड कहते हैं, मेन ब्लेड कहते हैं। और मेन ब्लेड से जो एक और ब्लेड जुड़ी होती है इसको हम एक्सिलरी ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी ब्लेड बोला जाता है, सहायक ब्लेड। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लेड आ जाती है, जिस माप को हम लोग इसकी मदद से, बेवल गेज की मदद से नहीं ले पाते हैं, उन मापों को यूनिवर्सल बेवल गेज की मदद से लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ठीक था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए। देखिए मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका था कि डाई सिंकिंग के लिए, मोल्ड के निर्माण के लिए, या डाइयों में जो बनी केविटी होती है उनकी साइज को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? रोटरी फाइल का यूज करते हैं। यह हमारी रोटेट करती है। इसकी सैंक कैसी होती है? इसकी जो सैंक होती है हमारी, सैंक गोल होती है, जिससे इसको हम मशीनों में लगा करके चला पाते हैं, गोल गोल रोटेट करती है, घूमती है, इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। इसके काम डाई सिंकिंग, मोल्ड के निर्माण में, या मैंने बताया था डाई में बनी केविटी समझ रहे हैं ना, केविटी के साइज को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। केविटी का मतलब है जैसे कोई जॉब हो गया हमारे पास ना, कोई जॉब है तो उसमें होल बना हुआ है, खोखलापन है, तो उसे केविटी कहते हैं। उस साइज को बढ़ाना है तो देखिए रोटरी पाइल है, उसके अंदर घूमेगा, घूम करके उस केविटी के साइज को बड़ा कर देगा, तो उसके लिए भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। टिंकर फाइल क्या था? यह फाइल हमारी कौन सी भाई? यही हमारी क्या है, यह पूरा हमारा जो आपको दिख रहा है टिंकर फाइल है। इसमें यही मेन फाइल है। देखिए फाइल के नीचे निचली सतह पे दांतें, ऊपरी सतह बिना दांतों की होती है, क्योंकि उस पर हमें इस हैंडल को फिट करना होता है। फिट करके हम लोग फाइलिंग का काम करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में बॉडी पार्ट्स वगैरह की टिंकरिंग करने के बाद उनकी फाइलिंग करने के लिए टिंकर फाइल यूज करते हैं। इसको कहीं भी ब्लॉक फाइल भी बोल देता है, कभी कभी इसको ब्लॉक फाइल भी बोल देता है। बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं भाई, बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैरेट फाइल का फिगर हमारे पास यह वाला है, बैरेट फाइल या कैंट फाइल देख रहे हैं, त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी ट्रायंगुलर फाइल भी होती है। क्या? ट्रायंगुलर फाइल। दोनों चीजें मैं बार बार आपको एक साथ बताता हूं। ट्रायंगुलर फाइल में क्या होता है कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के, कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के, और तीनों सतह बराबर, तीनों सतह पे दांतें कटे होते हैं। यह हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बैरेट फाइल या कैंट फाइल है, इसमें हमारी एक सरफेस बड़ी होती है, 2 सरफेस छोटी होती है। मतलब यह दोनों सरफेस एक बराबर, और यह सबसे बड़ी सरफेस, सबसे बड़ी सतह पर सिर्फ दांतें कटा होता है, बाकी दोनों सतह बिना दांतों के होता है। यह दोनों एंगल इसका 30-30 डिग्री का होता है, जबकि यह वाला जो इसका एंगल होता है 120 डिग्री का होता है।
ठीक है। तो इसका यूज जो किया जाता है, जैसे ये 60 डिग्री के सब है तो 60 डिग्री से छोटे खांचों के फाइलिंग नहीं कर पाएगा, जबकि इसके दो एंगल 30 डिग्री के है तो 60 डिग्री से छोटे खांचों की भी फाइलिंग इसकी मदद से की जा सकती है। रास्प कट फाइल क्या है? ठीक है, रास्प कट फाइल हमारे देखिए यह वाली है, इसको पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाया जाता है, इसको रास्प कट फाइल कहते हैं। यह हमारा लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, घोड़े का खुर हो गया, उन सबको घिसने के लिए, फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु, देखिए फाइल के दांतों के बीच में जब धातु फंस जाती है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिनिंग कहते हैं। मैंने बताया था फाइलों से जब हम लोग किसी मेटल को घिस रहे होते हैं तो उसको जो बुरादे निकलते हैं चिप्स के रूप में, तो वह जो बुरादे निकलते हैं फाइल के दांतों के बीच में भर जाते हैं तो उसको पिनिंग बोला जाता है। उससे दिक्कत क्या आती है कि जब बाद में हम लोग फाइलिंग कर रहे होते हैं तो चिप्स बीच बीच में क्या होता है, जो आपके सरफेस पे गिरता है, जो फाइलों में फंसा हुआ और उस पर स्क्रैच मारता है, अच्छी फिनिशिंग नहीं होने देता है। तो वही पूछ रहा है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने के लिए, या कह लीजिए पिनिंग हटाने की विधि क्या है? दोनों एक ही बात है, फंसी धातु हटाने की बात करें या पिनिंग हटाने की बात करें। ठीक है, पिनिंग हटाने की बात करें, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या काम करते हैं देखिए, वायर ब्रश भी हम लोग यूज करते हैं, और कॉपर या ब्रास की स्ट्रिप, कॉपर की भी या ब्रास की स्ट्रिप भी यूज करते हैं। ठीक है, चाक पाउडर क्यों यूज करते हैं? देखिए चाक पाउडर हम लोग यूज कर रहे थे पिनिंग को कम करने के लिए। जब फाइलिंग में आपको फाइल में पिनिंग नहीं हुआ है उस समय हम लोग चाक लगा देते हैं, जिससे उसकी पेनिट्रेशन मतलब भेदन क्षमता भी कम हो जाती है, कम मटेरियल काटता है और पिनिंग भी कम होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पिनिंग हो चुकी है, बीच फंसी धातु को हटाना है, पिनिंग हो चुकी है, उस पिनिंग को हटाना। पिनिंग कम करने की बात होती है चाक पाउडर से हो जाता, लेकिन यहाँ पिनिंग हो चुकी है फाइल में भाई, अब पिनिंग को हटाना तब क्या करेंगे उसकी बात कर रहा था। देखिए वायर ब्रश में क्या होता है ना, इसमें स्टील के वायर होते हैं, किसके? स्टील के वायर होते हैं। तो स्टील वायर होता है, अगर इससे हम लोग इससे भी हटाया जाता है, इससे भी धातु के चिप्स को हटाते हैं, पिनिंग को हटाते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आती है कि स्टील के वायर होते हैं, जब फाइल पे हम उससे दांते पे से चिप्स को हटा रहे होते हैं तो यह वायर है स्टील का, यह उसके दांतों पे टकराता है और फाइल के कटिंग एज को खराब करता है, दांतें खराब करता है। इस वजह से इतना प्रेफर नहीं करते हैं। इसकी वजह पे ज्यादातर हम लोग कॉपर या ब्रास या सॉफ्ट मटेरियल का इस तरह से देखिए टुकड़ा होता है, स्ट्रिप होता है, इसको हम लोग फाइल के दांतों पे घिस करके फंसी चिप्स को निकालते हैं या पिनिंग को हटाते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका ज्यादा सही हो जाएगा, कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप। एक टुकड़ा है ऐसे साबुन की टिक्की जैसा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए पहले बात कर रहा है भाई पिन वाइस का, तो यह जो आपको सामने दिख रहा है ना, यह हमारा क्या है? पिन वाइस है। यह हैंडल हो गया इसका, यह चक हो गया, या आगे 3 जाव बने हुए। पिन वाइस में हम लोग तारनुमा, महीन तारनुमा जाव पकड़ना हो, क्या करना हो भाई? महीन तारनुमा जाव पकड़ना हो, या कोई पिन पकड़नी है, पतली चीज सुई पकड़नी है, निडल हो गया, घड़ी के पार्ट पकड़ने हैं, घड़ी के पुर्जे कोई महीन पार्ट पकड़ने हैं, तो ऐसे कामों के लिए हम लोग पिन वाइस यूज करते हैं। ठीक है, ये पिन वाइस हो गया। पाइप वाइस क्या है भाई? तो ये हमारा पाइप वाइस है। पाइप वाइस आप लोग जानते ही हैं, ये वर्टिकल में जा चलते हैं, या नीचे फिक्स हो गया, ऊपर मूवेबल हो गया। इसमें हम लोग पाइप नाम है पाइप वाइस, और पाइप को पकड़ने का काम भी किया जाता है। इसमें मेन क्वेश्चन है कि पाइप वाइस जो आपको कितने पॉइंट से पकड़ता है? तो 4 पॉइंट से पकड़ता है। कितने पॉइंट से भाई? 4 पॉइंट से। मैंने बताया भी था कि इसके जबड़े देखिए इस तरह से बने हुए हैं, वी टाइप से जबड़े बने हुए हैं ना, ऊपर भी, और ऐसे ही हमारा क्या होगा? नीचे भी जबड़ा बना होगा। तो जब जॉब को पकड़ते हैं तो यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 1-2 जगह ऊपर, 2 जगह नीचे, ये 4 पॉइंट पे टकराती है, वहीं से पकड़ा जाता है। ठीक है, हैंड वाइज क्या है? तो देखिए यह वाला जो हमारा फिगर है ना नीचे, यह वाला जो फिगर है हमारा, यह हैंड वाइज का है। ठीक है, तो हैंड वाइज में हमारा क्या होता है? तो देखिए यह हैंड वाइज हो गया। इसका जो पिवट है या रिविट है, इसके सेंटर से लेकर के जहाँ तक की जो सीधी दूरी होती है, इसका साइज होता है। जनरली यह 125 से 150 mm होता है। कितना? 125 से 150 mm। जा की जो चौड़ाई इसकी रहती है जनरली ये 40 से 44 mm रहती है, 40 से 44 mm। इसका काम यूज किया जाता है। देखिए ये विंग नट है हमारा, यह विंग नट लगा हुआ है यहाँ पे, और यह हमारी स्प्रिंग लगी हुई है। क्या? स्प्रिंग। इसकी मदद से हम लोग
कील रिवीट वगैरह को पकड़ना हो, किसको कील पकड़नी हो, कोई रिवीट पकड़नी हो, इस टाइप की जॉब पकड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं हैंड वाइस का। या फिर किसी पतली चादर में हमें क्या ड्रिल करना है, तो उसे अगर वाइस में पकड़ेंगे तो चादर वाइस में जहां में पकड़ने पे दबेगी तो मुड़ जाएगी, तो ऐसी पतली चादर को हम लोग हैंड वाइस में पकड़ करके फिर ड्रिल मशीन पे ड्रिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा था छोटे कार्य, देखिए जो टूल में कर क्या कह रहा है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता हो, फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए। तो छोटे छोटे जॉब के लिए मैंने बताया था आपको टूल मेकर वाइस यहाँ पे सही हो जाएगा, यही हमारी टूल मेकर वाइस है। यहाँ पे देखिए छोटे जॉबों को इसमें पकड़ा जाता है जिनमें हमें फाइलिंग करना है या ड्रिलिंग करना हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है किस हेक्साब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। घुमावदार, कहीं पे घुमावदार रेखाएं हैं, कोई जॉब है हमें उस पे से घुमा करके कटाई करनी है, या ऐसे दे दिया ऐसे कटाई करने के लिए, तो घुमावदार रेखाओं के साथ अगर हमें कटाई करना है तो किसका यूज किया जाता है। देखिए हाई स्पीड स्टील का ब्लेड तो वहां यूज किया जाता है जहां तेजी से कटाई होती है, मशीन की तरह ब्लेड चलती है। ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड ही हमारा हाफ हाल बोलते हैं ना, ऑल हार्ड और हाफ हार्ड ब्लेड दो होता है। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड को ही हम लोग हाफ हार्ड ब्लेड बोलते हैं और ऑल हार्ड ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है, पूरी ब्लेड, या जो ब्लेड आपको दिख रही है पूरी ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है, सिर्फ इन दोनों पिन होल को छोड़ करके, इन दोनों पिन होल को छोड़ करके पूरा ब्लेड हार्ड कर दिया जाता है। आपको मालूम जब कोई चीज ज्यादा हार्ड होगा तो ज्यादा कार्बन आएगा, ज्यादा कार्बन आएगा तो बहुत कठोर तो हो जाएगा, आसानी से दूसरे को काट देगा, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वह उसमें बिटलनेस का गुण आ जाता है थोड़ा ना, तो वह झटका लगेगा तो टूट जाता है। ठीक है, झटका लगने पे क्या हुआ, टूट जाएगा। तो हमारा ऑल हार्ड ब्लेड अगर है तो अगर उससे आप इस तरह से घुमावदार लाइनें काटना चाहोगे तो थोड़ा भी हमारी क्या होगी, ब्लेड खांचे में फंसेगी, झटका लगेगा तो ब्लेड तुरंत टूट जाएगी। और इसको चलाने के लिए हमें कुशल कारीगर की भी जरूरत पड़ती है जो ऑल हार्ड ब्लेड होती है, तो इसके द्वारा भाई घुमावदार रेखा काटना मुश्किल है। फिर है देखिए फ्लेक्सिबल ब्लेड या हाफ हार्ड ब्लेड। इसमें क्या होता है, जो ब्लेड का यहाँ देख रहे हैं सेंटर बन रहा है ना, जो आधी दांतों के साइड का सिर्फ आधी ब्लेड को ही हार्ड कर दिया जाता है, नीचे वाला आधी ब्लेड को ही हार्ड करते हैं दांतों के साइड का, ऊपर का हम लोग नॉर्मल छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल बना रहता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बस दांते की साइड हार्ड है तो दांते भी जल्दी नहीं घिसेंगे, ऊपर हार्ड नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो हम लोग इसकी मदद से आसानी से क्या होता है, रेखाओं के साथ घुमा करके लाइनों को काट सकते हैं, रेखाओं के साथ आसानी से घुमा करके लाइनों को काटा जा सकता है। क्योंकि भाई ये पूरी हार्ड नहीं है, बस नीचे का हिस्सा हार्ड किया गया है, सिर्फ नीचे का हिस्सा हार्ड किया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला किस श्रेणी का उपयोग कीवे काटने के लिए। देखिए फ्लैट चीजल है हमारे पास, भाई हमने बताया फ्लैट चीजल का एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री, कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 mm। ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूं भाई, ये हो गया हमारा 16। अब काम क्या है इसका, तो इसका काम है चिपिंग करने के लिए, जैसे कास्टिंग करने के बाद, वेल्डिंग ज्वाइन करने के बाद, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको काट के हटाने के लिए, चिपिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट चीजल यूज करते हैं। क्रॉस कट चीजल भाई हमारे सामने यह वाला है, इसमें क्या होता है, इसकी भी कटिंग एज एंगल वही होता है 35 से 70 डिग्री, लेकिन कटिंग एज की चौड़ाई इसकी सिर्फ 4 से 12 mm रहती है, उसकी अपेक्षा कटिंग एज की चौड़ाई कम। देखिए इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम, मोटाई ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है। ठीक है, इसका यूज हम लोग ज्यादातर कीवे वगैरह काटने में, कीवे, या फिर हम लोग क्रॉस कट चीजल को केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, केप चीजल। ठीक है, फिर बारी आती है पंचिंग चीजल, जिसको हम लोग वेब चीजल के नाम से भी जानते हैं। पंचिंग चीजल के ये या वेब चीजल के ये वाला आपका है पूरा पंचिंग चीजल या वेब चीजल। इसमें क्या होता है कि जॉब पर चेन ड्रिलिंग करने के बाद उनके बीच का मटेरियल हटाने के लिए वेब चीजल या पंचिंग चीजल का यूज किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल यह है हमारा, इसका जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है, कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm होती है। कहीं कॉर्नर से, या जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर से मटेरियल हटाना है, कॉर्नर को चौकोर करना है, तो ऐसी जगहों पे डायमंड पॉइंट चीजल यूज करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था कि श्रेणी का उपयोग कीवे काटने के लिए, देखिए कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल या केप चीजल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस पार्ट का नाम पूछ रहा है, हम लोग सबको देख लेते हैं। देखिए यह वाला इसका हमारा फेस कहलाता है, यह हमारा चिक कहलाता है, चिक। और यहीं पे क्या होता है, हथौड़े का वजन लिखा होता है। कई बार पूछा हथौड़े का वजन कहाँ लिखा होता है, तो चिक पर लिखा होता है हथौड़े का वजन। ठीक है, यह हमारा हैंडल होता है, हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है इसलिए जिससे कि हमारे हाथों में झटके ना लगे। मेटल का होगा, आप जानते हैं ना, जितना से किसी पे चोट किया जाता है
तो होता है ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का था ना, आप झटका दोगे तो उधर से भी आपको चोट मिलेगी। तो हैमर अगर हैंडल क्या होगा, लोहे का होगा, आयरन का, आप तेजी से चोट लगाओगे तो उतना तेज आपके हाथों में झंझनाहट होगी, आपका हाथ पूरा झंझनाहट में आ जाएगा, चोट लग सकती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का हैंडल बनाते हैं। लकड़ी का हैंडल क्या करता है, उस झटकों को, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, आपको आपके हाथों पे नहीं आने देता है। ठीक है, यह जो हमारा बना हुआ भाई यह आई होल है, यह जो हमारा यह होल बना हुआ है ना, यह क्या है, इसको आई होल बोलते हैं, जिसमें हैंडल फिट किया जाता है, आई होल। यह ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, इसको हम लोग पिन बोलते हैं। इसी को देख करके हम लोग हैमर को पहचानते हैं, बॉल जैसा है तो यह बॉल पिन हैमर कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज होती है वेज, इसके बीच में यह दिख रहे हैं ना दो लाइनें ऐसे जो दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। वेज मतलब कुछ अलग नहीं है, लकड़ी का पच्चर होता है जो हैंडल को आई होल में टाइट रखता है, निकलने से रोकता है, कुछ इस आकृति में बना होता है टेपर टाइप में। यही हमारा क्या है, वेज है या लकड़ी का पच्चर है। तो आई होल में हैंडल लगाने के बाद इसको साइड से यहाँ पे ठोक देते हैं, जिससे क्या करता है, आगे देखिए पतला पीछे चौड़ा हो जाता है, ये टाइटली यहाँ जाकर के फिक्स हो जाता है और हैंडल को लूज होने से बचाता है, उसको निकलने से बचाता है। तो यहाँ पे हमें इसका पूछ रखा था, क्या हो जाएगा भाई, पिन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका काम सिर्फ यहीं पे नहीं होता है, एक बार आप कमेंट करके भी मुझे बताओगे कि पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत कहाँ जाना है, वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे, वहां लिखा हुआ है www.globaliti.org, वहां पर जाइए। मैंने आपको टेस्ट देने का तरीका स्टार्टिंग में बताया था, आप जाइए तुरंत वहां पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे, फिर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।